स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम 67th बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए सामान्य रूप से उपयोगी सेक्शनल टेस्ट लेकर के आए हैं। और इसका आज का जो टेस्ट है उसका जो टॉपिक है आज वो है ज्योग्राफी और हिस्ट्री। और यहाँ पे 70 से लेकर के 140 तक का क्वेश्चन जो है वो ज्योग्राफी और हिस्ट्री से संबंधित है, जो आपके आगामी बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इसको बिना स्किप किए हुए पूरा ये टेस्ट देख लें। ऐसे में आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि आप कितना क्वेश्चन जान रहे थे और किस चीज़ को आपको और रिवीजन करने की तैयारी है। तो एक तरह से कह लें कि ये आपका रिवीजन टेस्ट भी हो जाएगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसका प्रश्न की जो प्रकृति है उसको देख करके ही आपको एहसास होगा। तो पूरा टेस्ट हम लोग देखते हैं ज्योग्राफी, उसके बाद हम लोग हिस्ट्री आते हैं। तो ये आप लोग को पता है कि ये जो सीरीज़ चल रहा है वो कलेक्शन चल रहा है, विभिन्न मटेरियल्स से उठाया जाता है और जो इम्पोर्टेंट रहता है उसी को इसमें वीडियो में अपलोड किया जाता है। तो चलिए यहाँ पे 70 नंबर में आइए, सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा यहाँ पे अभ्यारण्य दिया गया है और ये जो है सूची 1 करस्पॉन्डिंग राज्य है, यानी किस राज्य में कौन सा अभ्यारण्य है इसको मिलान करना है। तो राजस्थान में कौन सा अभ्यारण्य है, तो यहाँ पे भरतपुर हो जाएगा, तो ए का हो जाएगा 4। मध्य प्रदेश में आपका कौन सा अभ्यारण्य है, तो बांधवगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश में है, तो बी का हो जाएगा 3। जम्मू कश्मीर में आप लोग जानते हैं दाची ग्राम है, तो सी का हो जाएगा 2। और कर्नाटक में बांदीपुर है, तो डी का हो जाएगा ऑप्शन 1। तो इस तरह से इसका जो हो जाएगा सही ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 4 3 2 1। नेक्स्ट है ये 71 में बोल रहा है, यहाँ पे 71 में कि निम्न कथनों पर विचार करें। कथन यहाँ पे 2 दिया गया है। यहाँ पे नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कथन 1 कि नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है नर्मदा नदी डेल्टा की जगह एस्चुअरी का निर्माण करती है, तो यहाँ पे ये भी दोनों सही है। आप लोग यहाँ पे देखिए, जब एग्ज़ाम देने से बैठें तो आप लोग क्लियर कर लें कि डेल्टा क्या होता है, एस्चुअरी क्या होता है। ठीक है, ताकि आप लोग को ये जो है एस्चुअरी और डेल्टा से संबंधित आपका जो एग्ज़ाम था वो बिहार दरोगा का मेंस में एग्ज़ाम में पूछा गया था, प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुआ था मेंस का उसमें। तो इस वजह से वो जो हो जाएगा आप इम्पॉर्टेंट है। और एक चीज़ और है कि नर्मदा जो नदी है वो कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक से निकलती है। तो यहाँ पे दोनों कथन सही हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट है ये 72 में बोरा निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। यहाँ पे बोरा कि सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है कि भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे 284 लिंगानुपात है केरल का। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य मेघालय है, तो ये भी सही है। मेघालय में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि हुआ है 27.9%। ठीक है, 27.9% का इसका दशकीय वृद्धि है। तीसरा बोल रहा है कि न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार है, जो कि सही है, 61.8% इसका साक्षरता दर है। चौथा ऑप्शन बोल रहा है कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जो कि सही है। 13 यहाँ पे घनत्व है, जनसंख्या घनत्व। तो पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पे तो सारे कथन सही हैं, तो ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है ये 73 नंबर में बोला साक्षरता दर के मापन में न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित की गई है। तो आप लोग कमेंट कीजिए कौन कितनी है न्यूनतम आयु सीमा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, 7 वर्ष जो है इसकी न्यूनतम साक्षरता दर जब मापते हैं तो 7 वर्ष और उससे ऊपर तक के व्यक्तियों का जो है साक्षरता दर मापा जाता है। और साक्षरता दर में किसी भी भाषा में पढ़ने लिखने वाले वैसे व्यक्ति जो 7 वर्ष से या उससे अधिक हैं। नेक्स्ट आइए 74 नंबर में 74 बोल रहा है कि भाखड़ा नांगल परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य नहीं है, तो इसमें से कौन सा लाभान्वित होने वाला राज्य नहीं है। तो पंजाब तो लाभान्वित होता है, हरियाणा भी लाभान्वित होता है, राजस्थान भी लाभान्वित होता है और हिमाचल प्रदेश भी लाभान्वित होता है। यानी ये सभी जो राज्य दिए गए हैं वो सभी भाखड़ा नांगल परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है नहीं, तो ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 75 में बोल रहा है कि श्री सैलम परियोजना का संबंध किस नदी से है। तो इस परियोजना का जो संबंध है वो कृष्णा नदी से है। और
श्रीशैलम परियोजना जो है, इससे लाभान्वित जो राज्य हैं वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। नेक्स्ट है ये 76 नंबर में, लैटेराइट मिट्टी के संबंध में कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ देख लें, इसमें पूछा है कि कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है इसका कथन सही हो जाएगा कि इसका जो विकास है वो उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्र में होता है, और चाय, रबड़, कॉफ़ी के लिए लेटराइट मिट्टी बहुत ही सही मानी जाती है, और इसका जो विस्तार है वो पश्चिमी घाट के केरल के तरफ इसका विस्तार है। नेक्स्ट है ये 77 में, बोल रहा है कि पूर्व मानसून में होने वाली आम्र वर्षा का संबंध किस क्षेत्र से है। तो 77 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल और कर्नाटक से आम्र वर्षा का संबंध है। आम्र वर्षा में क्या होता है कि इस वर्षा से जो होता है आम जल्दी पकने लगते हैं केरल और कर्नाटक के क्षेत्रों में। नेक्स्ट है ये 78 में, बोल रहा है कि असम राज्य की राजधानी क्या है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, दिसपुर। नेक्स्ट आइए यहाँ पे देखिए, इंग्लिश वाला है, तो इंग्लिश वाला आप लोग को पता है कि इसका मैं स्किप कर देता हूँ। ऐसे इसका जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम चैनल confusion9.2.11 पे सेंड कर दूंगा। आप लोग हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम वाले पहले इसका आंसर बना लेंगे और वीडियो के माध्यम से आप लोग अपना आंसर मिला लेंगे। नेक्स्ट आइए 79 में, 79 यहाँ पे बोल रहा है सूची 1 को सूची 2 का मिलान करें। यहाँ पे नदियाँ दी गई हैं और करस्पॉन्डिंग इसका सूची 2 में इसकी सहायक नदियों का मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लें कृष्णा है, तो कृष्णा की कौन सी सहायक नदी है। तो यहाँ पे हो जाएगा भीमा जो है कृष्णा की सहायक नदी है। ठीक है, गोदावरी आई है, तो गोदावरी की कौन सी सहायक नदी होती है। तो गोदावरी की यहाँ पे इंद्रावती जो है वो सहायक नदी है। और ब्रह्मपुत्र का आप लोग जानते होंगे कि तीस्ता जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, और यमुना जो है ये इसकी सहायक नदी जो है केन है। केन बेतवा लिंक आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ पे हो गया, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2, 3, 1, 4। तो देख लेते हैं 2, 3, 1, 4 किस में है। तो 2, 3, 1, 4 ऑप्शन सी में है, तो सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 80 नंबर में, बोल रहा है कि मिश्रित खेती का तात्पर्य क्या है। तो मिश्रित खेती किसको कहते हैं। तो कृषि एवं पशुपालन को साथ साथ करना ही कृषि मिश्रित खेती कहलाती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा, कृषि एवं पशुपालन को साथ साथ करना। नेक्स्ट है ये 81 नंबर में, बोल रहा है निम्नलिखित कथनों में असत्य का चयन करें। तो 81 का यहाँ पे असत्य बोल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, जस्ता उत्पादन में राजस्थान का लगभग एकाधिकार है, ये सत्य है। भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य राजस्थान है, ये भी सत्य है। टीन उत्पादन में प्रथम स्थान छत्तीसगढ़ का है, ये भी सही है। डी ऑप्शन बोल रहा है संगमरमर एक अपसादी चट्टान है, जो कि गलती है। संगमरमर जो है वो कायंत्री चट्टान है, तो यही गलत है। तो गलत कथन पूछ रहा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 82 में, यहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित पर्वत चोटियों को घटते क्रम में सजाएं। तो घटते क्रम में आपको सजाना है, तो क्या हो जाएगा, पहले जो हो जाएगा सबसे ज़्यादा माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8,848 मीटर है। उसके बाद जो आपका हो जाएगा K2 हो जाएगा। K2 की ऊंचाई कितनी है, तो 8,011 मीटर इसकी ऊंचाई, 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद आ जाएगा कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है, तो इसका है 8,598 मीटर, 8,598 मीटर। उसके बाद बी जो ऑप्शन है मकालू हो जाएगा सबसे अंतिम में, 8,463 मीटर हो जाएगा। तो इस तरह से इसका जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर, ADCB। नेक्स्ट आइए 80, यहाँ पे आइए नेक्स्ट आइए 83 में। 83 में बोला कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के उत्थान से पहले भी विद्यमान थी। तो हिमालय से पहले जो विद्यमान नदी होती है उसको पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। तो 83 का यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो देखिए, हिमालय से पहले कौन सी नदी विद्यमान थी। तो ब्रह्मपुत्र विद्यमान थी, और सिंधु भी थी, और एक थी सतलज जो थी। ये सभी जो थी तीनों नदियाँ, यानी 1, 2, 3 जो है ऑप्शन, वो जो थी हिमालय पर्वत के निर्माण से पहले विद्यमान थी। भगीरथी जो थी हिमालय पर्वत के निर्माण के बाद इसका अस्तित्व आया था। तो यहाँ पे 1, 2, 3 हो जाएगा सही आंसर, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ये सभी जो है ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु पूर्ववर्ती नदियाँ हैं, यानी कि हिमालय के उत्थान से पहले की नदियाँ हैं। नेक्स्ट आइए 84 में, जापान को लौह अयस्क के निर्यात के लिए विशेष रूप से विकसित बंदरगाह कौन सा है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, पारादीप उड़ीसा, और ये सबसे गहरा तथा लैगून सदृश बंदरगाह है।
नेक्स्ट है 85 में, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानसून वन के नाम से जाना जाता है। तो 85 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो है इन्हें मानसून वन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन मानसून वन के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है ये 86 में, बोल रहा है भारत की निम्नलिखित मिट्टियों को उनके क्षेत्रफल के घटते क्रम के आधार पर व्यवस्थित करें। तो क्षेत्रफल के घटते क्रम के आधार पर इसको व्यवस्थित करना है। तो इसको आपको जब व्यवस्थित करना होगा तो एक चीज़ देख लें, पहले जो इसका 86 का जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पहले हो जाएगा 4, यानी जलोढ़ मिट्टी जो है वो सबसे ज़्यादा क्षेत्र में यानी कि 15 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में पाई जाती है। उसके बाद आपकी आ जाएगी काली मिट्टी, 2 नंबर ऑप्शन, ये जो है 4.6 लाख वर्ग किलोमीटर में पाई जाती हैं। तीसरे नंबर पे आ जाएगी लाल मिट्टी, ये जो है 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर में पाई जाती है। और चौथे में आ जाएगी लेटेराइट मिट्टी, ये जो है करीब 2.48 लाख वर्ग किलोमीटर में पाई जाती हैं। तो इस तरह से करके यहाँ पे ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। यानी अगर एग्जाम में पूछा कि सबसे ज़्यादा क्षेत्र में पाए जाने, भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्र में पाए जाने वाला मिट्टी कौन सी है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट है 87 में, बोल रहा है कि उत्तरी पश्चिमी भारत में जाड़े में होने वाली वर्षा की प्रकृति होती है। तो उत्तरी पश्चिमी भारत में जाड़े में जो वर्षा होती है उसकी प्रकृति क्या होती है, तो 87 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, चक्रवातीय होती है। जाड़े में जो भी वर्षा होती है उत्तर पश्चिम भारत में चक्रवात के रूप में घनघोर जो होती है वर्षा होती है। नेक्स्ट आइए 87 हो गया। नेक्स्ट आइए 88 में। 88 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हिमालयी वनस्पतियों के अंतर्गत नहीं शामिल है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, महोगनी जो है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति है, न कि हिमालयी वनस्पति है। जबकि जूनिपर, सिल्वर फर और स्प्रूस जो है वो सभी हिमालयी वनस्पतियों के क्षेत्र में पाए जाते हैं, मतलब व्यवस्थित होते हैं। नेक्स्ट आइए 89 में, चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अम्लीय टाइप की जो मिट्टी होती है वो सबसे उपयुक्त होती है चाय की खेती के लिए। यानी कि 4.5 पीएच वैल्यू से लेकर के 5.5 पीएच वैल्यू तक की जो मिट्टी होती है वो चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। नेक्स्ट आइए 90 नंबर में, बोला विंध्य क्रम की चट्टानें निम्न में से किसके उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। तो 90 में यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, कीमती पत्थर और भवन निर्माण सामग्री के उत्पादन के लिए विंध्य क्रम की चट्टानें उपयोगी हैं। और विंध्य क्रम की जो चट्टानी हैं वो जो है अपसादी चट्टानों से निर्मित होते हैं। नेक्स्ट आइए 91 नंबर में, बोला तमिलनाडु के अलावे लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। यानी तमिलनाडु के अलावे और कहाँ पे लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। तो 91 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। और केरल और जम्मू कश्मीर में भी लिग्नाइट टाइप का कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट आइए 92 में, कार्बन की बढ़ती मात्रा के आधार पर कोयले के 4 प्रकारों को व्यवस्थित किया जाए। तो यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि जैसे कार्बन के आधार में, यानी कार्बन का जो प्रतिशत है उसके आधार पे कोयला का विभाजन किया जाता है। यानी कि जो पीट कोयला है उसमें कितने % होते हैं। तो यहाँ पे कोयले के 4 प्रकारों को व्यवस्थित किया जाए बढ़ती मात्रा के आधार पे। ठीक है, बढ़ती मात्रा यानी सबसे कम, उसके बाद उससे ज़्यादा, उसके बाद उससे ज़्यादा। तो सबसे कम जो कोयले की मात्रा होती है वो पीट कोयला में होता है, जिसमें कि 40% ही कोयला पाया जाता है। तो पीट में हो जाएगा 40% कोयला। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है लिग्नाइट कोयला पाया जाता है, जिसमें 40 से 55% तक कार्बन पाया जाता है। उस तीसरे नंबर पे आता है बिटुमिनस, जिसमें कि 55 से लेकर 80% तक कार्बन के अंश पाए जाते हैं। और सबसे बेहतर जो कोयला है उसको एंथ्रासाइट माना जाता है, जिसमें से कि 80 से लेकर 95% तक कार्बन के अंश पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 93 में आइए, भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व है। तो सबसे बड़ा बाघ रिजर्व कौन सा है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, नागार्जुन बाघ रिजर्व। क्यों? क्योंकि देखिए नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। तो इसका पूरा जो नाम है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा।
नेक्स्ट आइए 94 में। 94 बोरा की सुनहरा रेशा होता है। तो यहाँ पे देखिए बहुत लोग ओवर कॉन्फिडेंस में कपास मार देंगे, लेकिन सुनहरा रेशा जो है वो जूट को बोला जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। और जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे है। नेक्स्ट आइए 95 नंबर में। 95 बोरा की सिंह पूछ बंदर पाया जाता है। तो सिंह पूछ वाला बंदर कहाँ पाया जाता है? तो 95 का हो जाएगा ऑप्शन डी, नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में। नेक्स्ट आइए 96 नंबर में। मानसून निर्वतन होता है। निर्वतन मतलब होता है लौटता हुआ मानसून। तो यानी मानसून निर्वतन होता है तो किस दिशा में होता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी की ओर। याद रखिएगा, ये इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा कि जो लौटता हुआ मानसून होता है उसकी जो दिशा होती है वह उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी की ओर होती है। नेक्स्ट आइए 97 नंबर में। बोला लक्षद्वीप का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा हुआ है? तो 97 का इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, परवाल भित्ति के निर्माण से। परवाल भित्ति के निर्माण से ही लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट आइए 98 नंबर में। निम्नलिखित में से किस राज्य का महाद्वीपीय मग्न तट सबसे विस्तृत है? तो यहाँ पे सबसे विस्तृत जो तट है वो हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे 98 का हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु का। ठीक है, तमिलनाडु का जो है वो सबसे ज़्यादा महाद्वीप जो मग्न तट तमिलनाडु का ही है राज्य का। क्यों? क्योंकि देखिए महाद्वीप का जो महासागर की ओर जो बढ़ा हुआ भाग होता है वो जो जलमग्न होता है वही जो है महाद्वीपीय मग्न तट कहलाता है। तो तमिलनाडु का जो महाद्वीपीय मग्न तट है वो सर्वाधिक विस्तृत है। नेक्स्ट आइए 99 में। बोला भारतीय मानक यामोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के अलावा निम्न राज्यों से होकर गुजरती है। तो आप लोग जानते हैं कि जो भारत मानक यामोत्तर रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है और इसको स्टैंडर्ड टाइम जोन भी कहा जाता है, लाइन भी कहा जाता है। यही भारतीय मानक समय के निर्धारण हेतु स्टैंडर्ड मेरिडियन कहलाता है। तो ये जो है वो भारत के टोटल 5 राज्यों से होकर के गुजरता है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश शामिल है। तो 99 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश इसमें शामिल है। ऑप्शन में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश यहाँ पे सूटेबल है। तो 100 नंबर में आइए, 99 हो गया। अब आइए 100 नंबर में। 100 नंबर बोल रहा है, किधर गया 100 नंबर? हाँ, जोजिला दर्रा जोड़ता है। तो जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कारगिल और लेह को जोड़ता है। और जोजिला जो दर्रा है वो ग्रेट हिमालयन के जास्कर श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट आइए 101 में। निम्नलिखित में कौन सुमलित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, चुंबी घाटी उत्तराखंड जो है ये गलत है। चुंबी घाटी जो है वो याद रखिएगा सिक्किम में है। ठीक है, चुंबी घाटी कहाँ है? सिक्किम में। बाकी जो है सभी सही है। नुब्रा घाटी जम्मू कश्मीर सही है, नीलांग घाटी उत्तराखंड सही है, शांत घाटी केरल सही है। नेक्स्ट आइए 102 में। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। तो इसका सही हो जाएगा 102 का ऑप्शन सी, सतपुड़ा की श्रेणी जो है वो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करती है, क्योंकि दोनों के मध्य जो है सतपुड़ा श्रेणी है। नेक्स्ट आइए 103 नंबर में। उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित करने पर निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो है वो क्षेत्र दिया गया है और इसको हम लोग को सजाना है कैसे? उत्तर से दक्षिण की दिशा की ओर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, पहले दक्षिण अंडमान हो जाएगा, उत्तर से नीचे की ओर आइएगा यानी दक्षिण की ओर चलिएगा तो फिर लिटिल अंडमान, उसके बाद कार निकोबार, उसके बाद ग्रेट निकोबार आता है। नेक्स्ट आइए 104 में। निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, एल्युमिनियम के मामले में भारत आत्मनिर्भर है। नेक्स्ट आइए इधर 105 में। बोरा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमलित नहीं है? तो 105 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, उरी परियोजना चिनाब नदी जो है ये सही, ये सुमलित नहीं है। उरी परियोजना जो है वो आपका झेलम नदी पे है, याद रखिएगा इसको, इम्पॉर्टेंट है सब। उरी परियोजना झेलम नदी पे है और बाकी सब सही है। पोंग परियोजना ब्यास नदी पे सही है, थीन परियोजना रावी नदी पे सही है और माथा टीला परियोजना बेतवा नदी पे सही है।
नेक्स्ट आइए 106 नंबर में, बोला निम्नलिखित में से किस शासक का संबंध जजिया कर से नहीं है। याद रखिएगा यहाँ पे जजिया कर से संबंध नहीं है पूछ रहा है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जजिया गैर मुसलमानों से वसूला जाने वाला एक प्रकार का सुरक्षा धार्मिक सुरक्षा कर था, और भारत में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लगाया था, तो ये संबंधित हो गया। याद रखिएगा भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला जो सुल्तान था वो मोहम्मद बिन कासिम था। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया कर लेना शुरू कर दिया, तो फिरोज शाह तुगलक भी संबंधित है इससे। उसके बाद क्या हुआ कि अकबर के समय जजिया कर को समाप्त कर दिया गया, लेकिन औरंगजेब ने इसे पुनः लगाया, तो यहाँ पे औरंगजेब भी संबंधित है। अगर अकबर रहता तो वो भी जजिया कर से संबंधित हो जाता। उसके बाद है कि यहाँ पे मोहम्मद शाह के समय, आखिरकार मोहम्मद शाह के समय इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, अकबर के समय जजिया कर को समाप्त कर दिया गया, लेकिन औरंगजेब ने इसे पुनः लगाया, और फिर अंत में मोहम्मद शाह के समय इसे समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ पे सभी जो हैं वो जजिया कर से संबंधित हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है कौन इससे संबंधित नहीं है, जबकि ऑप्शन में सभी संबंधित हैं, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ई सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 107 में, 107 नंबर बोल रहा है कि अल-बरूनी की रचना किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई है। तो 107 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्शियन भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट आइए 108 नंबर में, बुरा कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है, तो किस में मिलता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, राज तरंगिणी में कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है, और इसके जो लेखक हैं वो कल्हण हैं। नेक्स्ट आइए 109 में, बोला निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमीर खुसरो की नहीं है। तो 109 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, तारीख मसूदी जो है वो अमीर खुसरो की रचना नहीं है। बाकी इसमें तुगलकनामा, नूसिपर, खजायन उल फुतू ये सभी जो हैं अमीर खुसरो की रचना है, जबकि तारीख मसूदी इसकी रचना नहीं है। 110 में आइए, तारीख शेर शाही की रचना किस शासक के समय हुई। तो 110 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, जहांगीर के समय तारीख शेर शाही की रचना की गई थी। नेक्स्ट आइए 111 नंबर में, बोला अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे। तो 111 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से संबंधित थे, और यहाँ पे ये दरबारी कवि अलाउद्दीन खिलजी के थे। 112 में आइए, बुरा निम्नलिखित में से कौन से सूफी संत चिराग दहलवी या चिराग ए दिवली के नाम से जाने जाते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 112 का हो जाएगा ऑप्शन सी, शेख नसरुद्दीन चिश्ती, और ये चिश्ती सिलसिले संप्रदाय से संबंधित थे। नेक्स्ट आइए 113 में, निम्नलिखित में से कौन सा सूफी सिलसिला भारत का सबसे रूढ़िवादी सिलसिला था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, नक्शबंदी जो सिलसिला था वो सबसे रूढ़िवादी था। नेक्स्ट आइए 114 में, बुरा भारत में मोहम्मद गौरी को पहली बार किस शासक ने पराजित किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, भीमदेव द्वितीय। ठीक है, और ये करीब 1178-69 ईस्वी में गुजरात पे इन्होंने आक्रमण किया था, और उसी समय वहाँ के जो राजा थे भीमदेव द्वितीय, इन्होंने इसे हरा दिया था। और इसका अगर फुल एक्सप्लेनेशन है तो 1178 से ले 1178-1179 ईस्वी में गौरी ने गुजरात की राजधानी अहिल्यावाड़ा पर आक्रमण किया, और उस समय गुजरात के चालुक्य वंशीय शासक भीम द्वितीय, यानी कि मूल राज द्वितीय भी कहा जाता है, ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया, और मोहम्मद गौरी की भारत में यह पहली पराजय थी। नेक्स्ट आइए 115 में, 115 में बोल रहा है कि शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान कौन था। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने तांबे का जित्तल और चांदी का टंका चलाया था सर्वप्रथम। ठीक है, नेक्स्ट आइए 116 में, 116 नंबर है, हाँ, चांदी का टंका और तांबे का जित्तल नाम से सिक्कों का प्रचलन किसने शुरू किया।
तो अभी मैंने बताया कि इल्तुतमिश ने किया था, तो यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि इल्तुतमिश जो है ऑप्शन में कहीं नहीं है। नेक्स्ट आई 117 नंबर में, सिजदा व पायबोस प्रथाओं की शुरुआत किसने की? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, बलबन ने। और यह सिजदा और पायबोस प्रथा जो था वो ईरानी प्रथा था। सिजदा में घुटने पर बैठकर अभिवादन करना था सुल्तान का, और पायबोस मतलब सुल्तान का, शासक का जो था वो पाँव चूमना होता था। नेक्स्ट है 118 नंबर में, निम्नलिखित में से किसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं करवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किसका निर्माण नहीं करवाया? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, हौज शमसी का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं बल्कि इल्तुतमिश ने करवाया था। नेक्स्ट है 119 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, दीवान ए अमीर कोही का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यह एक कृषि विभाग था। और ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट है 120 नंबर में, सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसकी सुल्तान से मुक्ति मिल गई, यह कथन निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक से ये संबंधित है। और ये कथन किसने कहा था? तो ये कथन अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट है ये 121 नंबर में, बोरा बलबन के राजत्व सिद्धांत के बारे में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है यहाँ पे पूछ रहा है। तो 21 का जो है यहाँ पे देखो ऑप्शन बी जो है, सुल्तान का स्थान पैगंबर के समान है, ये जो है ये बलबन से संबंधित नहीं है, उसके सिद्धांत से संबंधित नहीं है, बल्कि इसमें सुल्तान ईश्वर की प्रतिछाया है, ये भी बलबन के राजत्व सिद्धांत से संबंधित है। सुल्तान का स्थान पैगंबर के बाद है, ये भी सही है। सुल्तान के कार्य आलोचना से मुक्त है, ये भी सही है। बी जो है वो संबंधित नहीं था। नेक्स्ट है 122 में, निम्नलिखित में से कौन सुमलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे निकोलो डी कोंटी देवराय प्रथम सही है, अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के समय में भारत आया सही है, बारबोसा कृष्णदेव राय के समय में भारत आया सही है, डोमिंगो पायस कृष्णदेव राय के समय में भारत आया सभी सही है। तो यहाँ पे सभी कथन सही हैं, तो ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं गलत है। 123 में आइए, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दीवान ए इस्तेहाक निम्न में से क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह एक पेंशन विभाग था। याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो स्थापित किया गया था दीवान ए इस्तेहाक निम्न में से क्या था? तो यह एक पेंशन विभाग था। 124 आइए इंपॉर्टेंट है, नायंकार एवं अयंगार व्यवस्था किसकी विशिष्टता थी? तो 124 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, विजयनगर साम्राज्य की। 125 में आइए, निम्न में से सुमलित कीजिए, निम्नलिखित में कौन सुमलित है? तो निम्नलिखित में से कौन सुमलित है? तो 125 का यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। सुमलित यहाँ पे पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी जो है, किताब उल यामिनी उत्बी के द्वारा लिखा गया है, जो कि सही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। तारीख फिरोज शाही किसने लिखे हैं? तो तारीख फिरोज शाही बर्नी ने लिखे हैं। तबाकत ए नासिरी किसने लिखे हैं? तो तबाकत ए नासिरी मिनहाज और सिराज की रचना है। किताब उल यामिनी किसने लिखे हैं? उत्बी, जो कि सही है। तारीख शेर शाही किसने लिखे हैं? तो अब्बास खां शेरवानी ने लिखा है। तो यहाँ पे देखिए ए, बी और डी गलत है, सी जो है वो सही है। पूछ रहा है कौन सुमलित है, तो सी जो है वो सही सुमलित है, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 126 में, बोला निम्नलिखित में से किसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? तो इसका जो सही हो जाएगा 126 का वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मार्को पोलो को। और यह एक वेनिस का निवासी था जो कि 13वीं सदी में भारत आया था। नेक्स्ट आइए 127 में, बोला जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था, यह कथन निम्न में से किससे संबंधित है? यानी कि किस शासक से संबंधित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। 128 में आइए, दिल्ली सल्तनत में शाही महल और सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं का प्रबंध करता था, तो वो कौन था? तो वो था ऑप्शन सी, वकील ए दर्द नामक जो होता था विभाग, वो दिल्ली सल्तनत में शाही महल और सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं का प्रबंध करता था। नेक्स्ट आइए 129 में, निम्नलिखित में से कौन सुमलित नहीं है?
तो कौन सुम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा जो सुम्मिलित नहीं है, यानी कि द्वैतवाद का जो प्रचार था वो वल्लभाचार्य ने नहीं बल्कि निम्बकाचार्य ने किया था। ठीक है, निम्बकाचार्य याद रखिएगा, द्वैतवाद का। 130 नंबर में आइए, फतेहपुर सीकरी में अकबर ने अनेक महलों का निर्माण करवाया था, निम्न में से कौन सा महल अकबर के द्वारा नहीं बनाया गया? तो 130 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी, रंग महल का जो निर्माण था ये अकबर के द्वारा नहीं, शाहजहां के द्वारा दिल्ली के लाल किले में बनाया गया था। 131 में आइए, जहांगीर ने निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध चित्रकार को नादिर उल अस्र की उपाधि से सम्मानित किया? तो 131 का हो जाएगा ऑप्शन ए, उस्ताद मंसूर को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आइए 132 में, बोला कि तूतीनामा किस चित्रकार की प्रमुख कृति है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो तूतीनामा किस चित्रकार की प्रमुख चित्रकारी यानी कि कृति है? तो 132 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, दसवंत की। और दसवंत का जो अन्य चित्रकारी कृति है वो है खंदान, तैमूरिया, ये सब जो हैं इसके अन्य चित्रकारी कृतियां हैं दसवंत की। 133 में ये अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं एवं उनके घटित होने के वर्ष की दृष्टि से निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है। तो देखिए एक एक करके देखते हैं। दास प्रथा की समाप्ति 1562 ईस्वी में हो गई थी, सही है। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1565 जो कि गलत है, ये हुआ था 1563 में, याद रखिएगा 1563 में। उसके बाद मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में की गई थी, सही है। दीन इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में की गई थी, सही है। यानी कि इसका ऑप्शन बी जो है यही एकमात्र गलत है जो कि 1563 होगा, तो गलत पूछ रहा है ऑप्शन, तो बी हो जाएगा। 134 में आइए, किस मुगल शासक ने बीजापुर एवं गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिलाया? तो 134 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, औरंगजेब ने। और औरंगजेब ने बीजापुर को 1686 ईस्वी में और गोलकुंडा को 1687 ईस्वी में अपने साम्राज्य में मिलाया था। नेक्स्ट आइए 135 में, बोरा निम्नलिखित में से किसने सिर ए अकबर नाम से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, दारा सिकोह ने। नेक्स्ट आइए 136 में, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया? तो ये कभी कभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, इसको याद रखिएगा, बहलोल लोदी इसका आंसर हो जाएगा। और ये 1451 से 1489 तक इन्होंने शासन किया था। तो सबसे लंबी सर्वाधिक समय तक बहलोल लोदी ने ही दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में शासन किया था। नेक्स्ट आइए 137 में, 137 बोरा निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने खलीफा की सत्ता को मानने से इनकार कर दिया और स्वयं को खलीफा घोषित किया? तो ये भी एक तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोग को पता होगा, बहुत लोग को नहीं पता होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने खुद को खलीफा घोषित कर दिया। नेक्स्ट आइए 138 नंबर में, बोरा कि मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए किसने सीरी को अपनी राजधानी बनाया तथा किलेबंदी इसकी की? तो 138 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी ने 1304 ईस्वी में सीरी को अपनी राजधानी बनाया और इसके किलेबंदी की। 139 में, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने इलाही संवत के स्थान पर हिजड़ी संवत चलाया? तो 139 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, शाहजहां ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा कि किस मुगल शासक ने इलाही संवत के स्थान पर हिजड़ी संवत चलाया? तो शाहजहां ने। नेक्स्ट आइए 140 नंबर, दारुल हर्ब। ये दारुल हर्ब यानी कि काफिरों का देश, ठीक है, दारुल हर्ब मतलब काफिरों का देश को दारुल इस्लाम यानी कि इस्लामिक देश में परिवर्तित करने को अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। तो ये कौन अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, औरंगजेब। और 41 में यहाँ पे आइए, 41 में यहाँ पे मैथ्स है। 50% अम्लीय द्रव के 9 लीटर को 30% अम्लीय द्रव करने के लिए कितनी मात्रा में पानी मिलाया जाना चाहिए? आसान क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व लीजिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 6 लीटर। तो इस तरह से करके ये भी हमारा सेक्शनल टेस्ट कंप्लीट हो गया। आप लोग का भारी डिमांड है कि सर टॉपिक वाइज और सेक्शनल टेस्ट कंटिन्यू कीजिए, तो इसी के अनुसार हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू ये टेस्ट किए हुए हैं और आप लोग को उम्मीद कर रहे हैं कि सामान्य रूप से रिवीजन हो रहा होगा।
लास्ट टाइम में जो है रिवीजन ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस तरह से जो आप लोग को भूल गए होंगे, इस तरह से आप हमारी ये सीरीज़ देखने के बाद आपको वो प्रश्न और उसके उत्तर याद आ जाते होंगे और आपका फिर से एक बार रिवीजन हो जाता होगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इसी तरह का और वीडियो पाना चाहते हैं तो कृपया करके आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।